लाइक मुंबई पहुंचना एक अजमेर की लड़की के लिए अपने आप में वो ही बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोगों से पूछोगे कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड कौन सा था, तो कुछ लोग कॉलेज टाइम बताएंगे, स्कूल टाइम बताएंगे। मेरे लिए इट वाज दैट टाइम, मुंबई टाइम। मतलब दोज वर प्योर गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ। जब हमारा साउंड हीलिंग का सेशन हो रहा था, वी वर जस्ट लाइंग डाउन। मुझे नहीं पता वो 1 hour 30 minutes का टाइम ड्यूरेशन कैसे निकल गया, बट वो जब मैं उठी तो आई फेल्ट सो लाइट एंड पीसफुल। ऋषिकेश, मैं आपको बता रही, ऋषिकेश से मुझे बहुत कुछ मिला है और मुझे याद है बहुत अच्छे से। देयर वाज दिस फॉरेनर सिटिंग अराउंड मी, उनके हाथ में बैग था विथ हर स्कूल नेम, योगा स्कूल नेम था कुछ। योगा इज समथिंग बियॉन्ड मैट। योगा सिर्फ आप प्रैक्टिस जो मैट पे करते हो वो नहीं होती। योगा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप योगा से सीख सकते हो। आपको एप्पल के बारे में नहीं सोचना है। टेल मी द फर्स्ट इमेज जो आपके दिमाग में अभी आई। रेड कलर एप्पल का। जब वो सेशन से बाहर आए और मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, तो मैंने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा है। उसने बोला हाँ, क्योंकि मेरे भी शोल्डर्स में पेन हो रहा था। स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस को लेके ना बहुत मिथ्स हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझा जाता है ज़्यादातर। आई एम वेरी रियल, लाइक आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। मैं अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाती हूँ। व्हेन आई वांट टू क्राई आई विल क्राई, व्हेन आई वांट टू लाफ आई विल लाफ। हेलो गाइस, ओपन अप के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी गेस्ट हैं भारती मंगनानी, जो कि एक प्रोफेशनल साउंड हीलर है और योगा ट्रेनर है। इस एपिसोड में उन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। साउंड हीलिंग क्या होती है, मेडिटेशन बिगिनर्स कैसे कर सकते हैं, हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लिए मेडिटेट करना क्यों मुश्किल है, ये सब छोटी छोटी बातों के बारे में हमने डिस्कशंस की। तो आइए ओपन अप पे आप ये एपिसोड एंजॉय करिए। वेलकम भारती, वेलकम टू ओपन अप। थैंक यू सो मच मनीषा। कि भारती, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? टेरेंस लुइस वाली चीज़ कैसे हुई? डांस आपकी लाइफ में कैसे आया? तो मुझे उस बारे में थोड़ा बताइए। Thank you so much for your kind introduction, Manisha. And I'm so glad to be a part of this. Journey as such, मेरा कोई प्लान नहीं रहा है मेरी जर्नी में, एंड दैट्स वाई आई स्ट्रांगली बिलीव यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन प्लान। और जब मालिक चाहता है तो वो चीज़ें जैसे करवाना चाहता है वैसे होती जाती हैं। तो और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा भी है कि मैं कुछ चीज़ें प्लान नहीं करती। मैं बहुत फ्यूचर का सोच के नहीं चलती हूँ कि हाँ, मेरे से समवन आस्क मी व्हाट्स योर प्लान फॉर नेक्स्ट 2-3 years, आई एम लाइक नेक्स्ट 2-3 days का आई डोंट नो। तो नेक्स्ट 2-3 years तो इज़ अ बिग थिंग फॉर मी। तो मैं बस एक नेक्स्ट मोमेंट तक ही जी पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहने वाली हूँ। आई डोंट हैड एनी प्लान्स, और बस यूनिवर्स ने जैसा चाहा मैं करती गई। फिर मतलब कैसे टेरेंस लुइस का कैसे आया आपको? मुझे वो जानना है आपसे कि कैसे आप वहाँ तक पहुँचे? लाइक मुंबई पहुँचना एक अजमेर की लड़की के लिए अपने आप में वो ही बहुत बड़ी बात होती है। कैसे, अगर किसी को जाना हो तो वो रास्ता ही नहीं पता हमें कि कैसे जाना है वहाँ तक, तो आप बताइए। हो सकता है किसी को वो चीज़ इंस्पायर कर जाए और वो भी पहुँच जाए वहाँ तक। आई थिंक ये तो आपकी और मेरी जनरेशन इस चीज़ से रिलेट कर पाएगी। बाकी आजकल तो इट्स वेरी इजी, हर कोई अपने हाँ। टाउन से बाहर ही जाके जॉब और स्टडीज़ कर रहा हम्म है। हम्म हम्म बट हम्म या मेरे टाइम पे इट वाज अ बिग थिंग, इट वाज ह्यूज फॉर मी बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। डांस आई थिंक वाज द ओनली थिंग दैट वाज सॉर्ट ऑफ प्लान्ड, क्योंकि बचपन से आई ऑलवेज केप्ट ऑन मूविंग। इवन व्हेन आई एम ब्रशिंग माय टीथ आई वाज मूविंग। तो या माय पेरेंट्स न्यू दैट शी विल गो इनटू समथिंग आर्टिस्टिक फील्ड ओनली। और माय फादर बीइंग एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, उन्होंने मुझे कभी भी, मेरे पेरेंट्स का ऐसा नहीं हो कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी कि हाँ, डांस करना है डांस करो। स्टडीज़ से हट के भी अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर दैट। मेरे को वो ऑब्स्टेकल कभी फील नहीं हुआ कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं है। येस, मुंबई आई वेंट आफ्टर माई फादर पास्ट अवे, तो वो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। बट फिर भी मेरी मदर ने और मेरी सिस्टर्स, द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ माई लाइफ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुंबई वॉज ऑलवेज माई ड्रीम। जो भी डांस करते हैं, जो भी आर्टिस्टिक फील्ड्स होते हैं, उनके लिए मुंबई कुछ अलग ही होता है। हाँ हाँ। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी, बहुत यंग एज में थी। और आजकल उस एज के लोगों का अलग माइंडसेट होता है, लेकिन जब मैं थी उस एज में, हम यंग मतलब बहुत यंग, यहाँ से भी आई बहुत यंग कैन थे हम। रिलेट टू इट तो जब मैं कम्प्लीटली। ट्रेन से उतरी थी तो मैंने ऐसे ग्राउंड को टच किया था। मतलब मेरे को ऐसा लगा था मैं मुंबई में एंटर हुई। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप लोगों से पूछोगे कि आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड कौन सा था, तो कुछ लोग कॉलेज टाइम बताएंगे, स्कूल टाइम बताएंगे। मेरे लिए इट वाज दैट टाइम, मुंबई टाइम। मतलब दोज वर प्योर गोल्डन डेज ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आई वॉज डूइंग
डांस थ्रू आउट द डे, मॉर्निंग टू नाइट आई वॉज ओनली डांसिंग, आई वॉज लर्निंग। मेरे आसपास ऐसे लोग थे, मेरे बैचमेट, दूसरे बैच के लोग जो थे, सब में इतना टैलेंट। तो आप उन लोगों के आसपास हो जिनसे सीख के आप ग्रो कर रहे हो, आप रोज़ उनको देख रहे हो, रोज़ उनसे मिल रहे हो, रोज़ कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। हमारे फैकल्टीज, ओ माय गॉड, ब्रिलियंट डांसर्स, उनके साथ उनको सराउंडिंग में रखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं डांस में ग्रो कर रही हूँ, विच इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि डांस को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। और अब हाँ चेंज है, बट अब इतना है। चेंज नहीं है। तो मुंबई वॉज द बेस्ट टाइम। और ऐसा नहीं कि हमारे लिए इंजॉयमेंट वॉज लाइक ड्रिंकिंग और पार्टिंग, इट वॉज एग्जैक्टली। लाइक बहुत प्योरिटी थी उसमें। मज़े करना दोस्तों के साथ वॉज लाइक बैठ के बातें करना, हंसी मजाक करना, लोकल ट्रेन्स में घूमना। और वो फन भी बहुत लिमिट तक था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं डांस कर रही थी, बहुत कुछ सीख रही थी। प्लस मैं यहाँ पे जब थी, एज आई टोल्ड यू आई वॉज एट वेरी यंग एज, मैं दुकान, पास की किसी दुकान पे भी जाना है ना, तो मैं अपनी बहन का हाथ पकड़ के जाने वाली थी। लेकिन मैं एकदम से मुंबई चली गई, मैं एकदम छोटी बच्ची लग रही थी वहाँ पे। सब मुंबई वाले लोगों के सामने ऐसे बैग ऊपर टंगा के रखा था मैंने, और वाटर बॉटल मैंने साइड में डाल के रखी थी। आई वॉज लिटरली लुकिंग लाइक अ स्कूल गर्ल। मैंने, जब मेरी दीदी और मेरी मॉम मुझे छोड़ के जा रहे थे, तो मैंने टर्न भी करके नहीं देखा, क्योंकि मेरे में इतना भी करेज नहीं था कि मैं उनको टर्न बैक करके देख भी पाऊँ। मुझे लगा मैं अगर उनको देख लूँगी तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। हाँ। तो आई केप्ट ऑन वेंटिंग देयर। हाँ, बस वहाँ से मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, और मुंबई ने मुझे सिर्फ डांस नहीं, बहुत कुछ सिखाया। मुझे अकेले रहना आया, अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करना है, स्टेपिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। आई एम अ होम सिक पर्सन, तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा था। और जब मैं मुंबई से वापस आई, तो मेरा आते ही फर्स्ट डे प्लानिंग स्टार्ट हो गया कि मुझे मुंबई वापस कैसे जाना है। अच्छा। मुंबई बिकेम लाइक माई होम। और फिर मैंने नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट की कि अब मुझे नेक्स्ट कौन सी वर्कशॉप अटेंड करनी है, क्योंकि सीखने के आप आदी हो जाते हो। अगर आपको इतना सीखने मिलता है, आप ऐसे ऐसे लोगों के आसपास हो, तो आपको लगता है और सीखें और सीखें, और सीखने में जो मज़ा है ना। है कीप लर्निंग वाली चीज़। जैसे आपने कहा मुंबई बहुत वेलकमिंग रहा, ये मैंने भी सुना है कि है ना, मुंबई आर्टिस्ट के लिए बहुत वेलकमिंग रहता है। अगर आप में टैलेंट है ना, तो मुंबई आपको छोड़ेगा ही नहीं फिर। इवन मैंने अभी ही कोई पॉडकास्ट देखा था, तो उसी में मैंने ये चीज़ सुनी थी कि अगर आप में टैलेंट है तो मुंबई आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको वापस बुलाता रहेगा। आप जाना भी चाहोगे ना, फिर भी नहीं छोड़ेगा। तो वही चीज़ शायद आपके साथ हो बिल्कुल रही थी। बिल्कुल। तो आपने मुंबई से सिर्फ डांस सीखा? डांस सीखा, उसके बाद मैंने जुम्बा की ट्रेनिंग भी मुंबई से ही ली थी। लाइसेंस मिलता है हमको, पर हाँ इट्स हाँ अ हाँ। 2 days ट्रेनिंग ओनली। अच्छा, 2 डेज में 2 days ही का ट्रेनिंग। ट्रेनिंग होती है आपकी? तो इसके लिए कोई प्री वो नहीं चाहिए रहती कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक यू वर ऑलरेडी अ डांसर या ट्रेन डांसर, तो तभी आपको जुम्बा की ट्रेनिंग लाइक 2 दिन में ही हो गया, या कोई फ्रेशर भी जाएगा तो उसको भी 2 दिन की ट्रेनिंग कोई में ही हो भी जाएगी? जा सकता है, और सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग होती है जुम्बा की। और उसके बाद हमको लाइसेंस मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास एक ऐप होती है जुम्बा की, अच्छा। जिसमें यू कीप गेटिंग न्यू सॉन्ग्स, जुम्बा के सॉन्ग्स, ओके। जुम्बा की कोरियोग्राफीज मिलती हैं। आपको उससे अपडेट रहना पड़ता है, वो कोरियोग्राफी सीख सीख के अपनी क्लासेस में सिखाओ, उससे आप अपडेट करते रहते हो अपने आप को। तो भारती, मैंने ये देखा है कि ना, आपकी स्टोरीज ऑफ कोर्स मैं देखती रहती हूँ कि आप ट्रैवल बहुत करते हो। अभी तो खैर आप साउंड हीलिंग की वजह से ट्रैवल कर रहे हो, बट वैसे भी आपको ट्रैवलिंग पसंद है और आप ऋषिकेश बहुत जाते हो। तो ऋषिकेश में ऐसा क्या है? मैं पर्सनली ऋषिकेश गई हुई हूँ, बट मैं बहुत छोटी थी, तो मेरी ना ऐसी कोई मेमोरीज है नहीं। जैसे आपकी मैं देखती हूँ ना, लाइक योगा से रिलेटेड आप आसन करते हुए वहाँ की इमेजेस डालते हो, तो आपका क्या एक रिश्ता क्या है ऋषिकेश से, वो मैं जानना चाहती हूँ। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो मुझे बहुत शौक है ट्रैवलिंग का। और स्पेशली इट्स ऑल अबाउट माउंटेन्स। मुझे पहाड़ों पे जाने का ज़्यादा शौक है। जब भी मुझे मेरा मन शांत करना होता है, मैं पहाड़ों पे चले जाती हूँ। इट्स दैट इजी फॉर मी। ऋषिकेश इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर मी। आपने जैसे बोला ना रिश्ता, तो सच में मेरा एक रिश्ता ही है। ऋषिकेश इज लाइक एनर्जी फील्ड फॉर मी, एंड मेजर रीजन वाई आई कीप गोइंग बैक टू ऋषिकेश इज गंगा। एंड गंगा इज लाइक अ लिविंग गुरु फॉर मी। मैं जब भी जाती हूँ ऋषिकेश, जस्ट सिटिंग अराउंड गंगा माँ फील्स समथिंग फॉर मी। और हर बार मैं कुछ नया सीख के आती हूँ वहाँ से। आई हैव रिसीव्ड अ लॉट फ्रॉम गंगा। चाहे वो सरेंडरिंग की भावना हो, आपने देखा है गंगा माँ कीप्स फ्लोइंग सेल्फलेसली, तो
उनको सिर्फ ऑब्जर्व करते हुए और उनके आसपास बैठने में जो महसूस होता है, उससे बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे। पता नहीं क्यों, और मुझे ऐसा लगता है कि ऋषिकेश की एनर्जी बहुत अलग है। देर आर सो मेनी साधु, साधक्स, योगीज जो सीखने आ रहे हैं वहाँ पे। इट्स लाइक वी ऑल आर ऑन द सेम पाथ इन आवर ओन वे। ऋषिकेश में आपको आसपास सारे वही लोग मिलेंगे ना। साइंस भी कहती है कि गंगा का वाटर जो है वो सबसे प्योर वाटर है विथ इट्स सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। आप देखिए कि कितने ऋषियों ने वहाँ पे साधना की है, कितने मंत्र जाप होते हैं, रोज आरती होती है। तो वो वाटर की एनर्जी बहुत अलग है, उसकी जो ऊर्जा है, प्राणिक ऊर्जा, वही बहुत अलग है। तो ऑब्वियसली वो एनर्जी हमको भी फील होती है। ऋषिकेश, मैं आपको बताऊँ, ऋषिकेश से मुझे बहुत कुछ मिला है। जब मैं फर्स्ट टाइम ऋषिकेश गई थी, वो मैं ट्रैवल ही कर रही थी, मैं कहीं तो माउंटेन्स पे गई थी, वहाँ से व्हेन आई वाज कमिंग बैक तो मैंने ऋषिकेश पे स्टॉप लिया था और मैं गंगा आरती में थी। और मुझे याद है बहुत अच्छे से, देयर वाज दिस फॉरेनर सिटिंग अराउंड मी, उनके हाथ में बैग था with her school name, yoga school name था कुछ. I didn't even manifested this, but this strong thought came to my mind. It just passed by कि किसी दिन शायद मैं भी यहाँ पे ऐसे योगा स्कूल का बैग लेके और गंगा आरती में बैठी हूँ. And you won't believe, next year same date I was sitting in गंगा आरती और मैं ग्रैटिट्यूड के लिए ही वहाँ पे आई थी. मैं थैंक यू बोलने आई थी कि जो दिन मैं आज देख रही हूँ. और मेरे हाथ में मेरे स्कूल का झोला था और स्नैपचैट पे वो मेरे को 1 ईयर पुरानी वो स्टोरी दिखा रहा था और मैं उस गंगा आरती में बैठी थी. तो मतलब मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब तब से मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तब तक मुझे फील तो हो रही थी वो वाइब्रेशंस, वो एनर्जी उस स्पेस की, लेकिन विश्वास मेरा तब बढ़ गया. बस मुझे लग रहा था अब मैं यहाँ पे जो मांगूंगी मुझे मिलेगा. दैट्स वाई आई थिंक मैं ऋषिकेश जाती नहीं हूँ. मुझे लगता है ऋषिकेश मुझे बुलाता है बार बार. मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो आप? जैसे आपने कहा कि 1 साल पहले मैंने ऐसे सोचा था और ठीक उसी डेट पे वो 1 साल बाद चीज़ हुई, तो इससे मुझे मैनिफेस्टेशन का ध्यान आया कि आप मानते हो कि मैनिफेस्ट करने से चीज़ें होती हैं? हाँ, मानती तो हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि ऐसा कुछ साइंटिफिक लॉजिक या कैलकुलेशन नहीं रख के माइंड में, मैंने सिर्फ कुछ दिल से सोचा और मेरे साथ हो गया. तो yes, I do believe there is something beyond logic working for us. यस, आई ऑल्सो डू बिलीव. मेरे साथ भी मतलब अपने को शायद अपनी जनरेशन को ये मैनिफेस्टेशन वर्ड ना बहुत टाइम बाद ही पता लगा है और अपन उस चीज़ को मतलब कर चुके थे अप्लाई, बट अपन को पता नहीं था अच्छा ये भी कोई एक चीज़ होती है जो अपन कर रहे हैं और इसका वो टर्म दिया हुआ है मैनिफेस्टेशन. तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है. आप चीज़ों को सोचते हो, कहते हैं ना भगवान कह लो या कोई एनर्जी कह लो, वो उस चीज़ को रिसीव करती है और आपको वापस से वो रिफ्लेक्ट करके देती है. तो मैं तो बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैनिफेस्टेशन में. I was, I think, at my lowest अपनी लाइफ में, going through so many hardships, mentally, emotionally level पे. I didn't have any plan कि मैं योगा का कोर्स करूँगी ऐसा कुछ. As I told you, universe just unfolded one more chapter और मैंने उसको वैसे ही gratitude के साथ accept किया क्योंकि I was into fitness, dancing, zumba. तो हाँ, एक और चैप्टर एड ऑन हुआ. उस टाइम पे एक्चुअली मैं बहुत इमोशनली ड्रेन थी. तब मैं ऋषिकेश गई थी योगा की ट्रेनिंग के लिए. जब मैं ऋषिकेश से वापस आई योगा ट्रेनिंग के बाद, तो पीपल अराउंड मी फेल्ट चेंज इन मी और उन्होंने वो फील किया और मुझे बोला कि व्हाट हैपेंड इन ऋषिकेश, तू कैसे गई थी और इतनी काम और इतनी लाइट कैसे हो गई. मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ था वो चेंज. देयर वॉज सम शिफ्ट हैपनिंग इनसाइड मी, बट मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ था. बट योगा चेंज्ड मी कम्प्लीटली. योगा इज़ समथिंग बियॉन्ड मैट. योगा सिर्फ आप प्रैक्टिस जो मैट पे करते हो वो नहीं होती. योगा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप योगा से सीख सकते हो. देर आर 8 लिम्स ऑफ योगा. योगा, यम, नियम, फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब आता है. तो योगा आसन तक सीमित नहीं है. योगा की कोई बाउंड्री नहीं है. योगा से आप बहुत चीज़ें सीख सकते हो. और ऋषिकेश भी था वहाँ पे, वो उस ऋषिकेश की एनर्जी अपनी अलग. फिर वहाँ पे गुरु मिले हमको इतने सारे जो हमको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे. योगा से इंट्रोडक्शन हुआ, डीप योगा आसनों के बारे में, प्राणायाम क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन तो हमको वहीं से मिला था. योगा से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और योगा से मैंने बहुत कुछ सीखा बियॉन्ड मैट अबाउट लाइफ. ऋषिकेश में आप कहाँ पे बेसिकली जाते थे? एक होता है ना कि यार ये मेरी फेवरेट प्लेस है, यहीं पे मुझे सुकून मिलता है. एक तो गंगा घाट आपने जैसे बताया, उसके अलावा जैसे आप कह रहे हो ना आप जहाँ पे योगा सीखने गए थे, कोई पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं? और या अभी भी जैसे आप जाते हो, ऐसी कौन सी प्लेस है गंगा घाट के अलावा जहाँ आप जाते हो और आपको योगा भी आप करते हो
और उसके अलावा आपको वैसे भी वहाँ जाके एक अच्छी एनर्जी फील होती है? ऋषिकेश में जो ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो मोस्टली एक ही तपोवन करके एक एरिया है, उस एरिया में बने हुए हैं सारे हाँ। कॉलेजेस। उस पूरे एरिया में आपको कॉलेजेस, स्कूल्स, ट्रेनिंग्स यही सब दिखेगा आसपास। तो उसी एरिया में हमारा भी स्कूल हुआ करता था। अच्छा। तपोवन करके एरिया है। बाकी अगर आप मुझे बोलो कि ऋषिकेश में क्या क्या देखा है, तो मैं जब भी ऋषिकेश जाती हूँ मैं सिर्फ गंगा माँ के आसपास बैठी रहती हूँ अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम। वहाँ पे आपको बहुत जगह पे गंगा दिखेगी ना, बहुत हाँ। जगह पे किनारा दिखेगा, बैठने की जगह मिलेगी। हम्म तो मैं गंगा आरती ज़रूर अटेंड करती हूँ, बहुत अमेजिंग रहती है, आप ज़रूर करना। हम्म। लेकिन एक घाट है, आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम उस घाट का, लेकिन उस घाट पे बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं आता है, अच्छा। तो आप शांति से वो एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड इट्स ब्लिसफुल। यूजुअली उसी घाट पे जाके बैठती हूँ। उस अच्छा। घाट का बहुत लोगों को पता नहीं है, मेरे को हाँ। एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, वो एक ब्रिज क्रॉस करके आता है। अच्छा। बट उस घाट पे बहुत अच्छा फील होता है। अब फिर भी टूरिस्ट को मेरे को लग रहा है कि वो पता लगने लगा है। हाँ पता लगने लगा है, वहाँ पे लाइव सिंगिंग वगैरह होती रहती है सैटरडे संडे को। बट वहाँ पे आपको कोई ना कोई, आप एक कॉर्नर ऋषिकेश में ना आप हर चीज़ कर सकते हो। गंगा किनारे बैठ करके दोस्तों के साथ मज़े भी कर सकते हो, आप म्यूज़िक भी कर सकते हो, आप कैफ़ेज़ में चिल भी कर सकते हो। ऋषिकेश की अलग अलग वाइब है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इंटेंशन से, किस भाव से वहाँ पे जा हाँ। रहे हो। आप हमेशा मतलब अकेले घूमने जाते हो या आपको कोई पार्टनर आप साथ में जाते ही हैं? यूजुअली मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि मेरा काम हमेशा ऐसा रहा है कि आई हैव बीन सराउंडेड बाय पीपल। बहुत सारे लोग मेरे आसपास होते ही हैं, बी इट माय जुम्बा क्लासेस, फिटनेस क्लासेस, या मैं कहीं वर्कशॉप लेने जा रही हूँ, तो मेरे आसपास बहुत लोग होते हैं। टचवुड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में हमेशा अच्छे लोग आए हैं, बहुत प्यारे लोग। डर नहीं लगता अकेले ट्रैवल नहीं, करने बिल्कुल भी में? नहीं। मुझे लगता है अब बहुत सेफ हो गया है लड़कियों के लिए ट्रैवल करना, अच्छा। पहले से कंपेयर किया जाए, क्योंकि बहुत लड़कियां सोलो ट्रैवल हाँ करती हैं। हाँ। इनिशियली आई यूज टू गो विद ग्रुप्स, जो ट्रैवल ग्रुप्स होते हैं, जो पैकेजेस लेके जाते हैं, उनके साथ जाती थी। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, और अब डॉमेट्रीज में रूम ले लो, हॉस्टल्स में रुक जाओ, तो बहुत सेफ रहता है, बहुत ऑप्शंस हैं। अब इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके की, वही बताया ना, किस वाइब में जाना चाह रहे हो। तो और अब तो कुछ तो बीइंग अ गर्ल मुझे कुछ ना कुछ सोच समझ के ही करना पड़ता है कि हाँ रात को लेट नाइट आई डोंट गो आउट, आई स्टे इन माई रूम, बाकी पूरा दिन आई एंजॉय। तो भारती, अब आते हैं अपन मेन चीज़ पे कि आपकी लाइफ में साउंड हीलिंग कैसे आया? साउंड हीलिंग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं सुना था कि मतलब एक आवाज़, एक ध्वनि भी आपको एक रिलीफ पहुंचा सकती है। और मैंने आप ही के थ्रू ये टर्म मेरे नोन में आई है। और जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, जो आप आवाज़ क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आप डालते हो, तो मैं वो देखती हूँ, तो मुझे बहुत फैंटेसाइज करती है चीज़ कि कैसे ये चीज़ हो रही है। और मुझे बिल्कुल आप सब कुछ है ना, क्या कह सकते हैं, बेसिक से बताइए कि कैसे आपको साउंड हीलिंग आपकी लाइफ में आया और साउंड हीलिंग है क्या, हिस्ट्री ऑफ साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग, जैसे मैं योगा में गई तो स्पिरिचुअली और रिलीजियसली मैं थोड़ी और स्ट्रांग हो गई, आई डेल्व इनटू दीज थिंग्स। और जब मैं मेडिटेशन सेशंस लेती थी योगा के कोर्स करने के बाद, जब मैं अपने क्लाइंट्स के लिए मेडिटेशन सेशंस लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला उस चीज़ को लेके। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ और करना चाहती हूँ इन लोगों के लिए ना। देर आर सो मैनी पीपल सीकिंग फॉर पीस, जस्ट फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस। और मुझे लगता था, और मैं बताऊँ आपको कि पेन हैज़ शेप्ड माई जर्नी। पेन और स्ट्रगल्स, इनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला है। इफ़ आई हैव नॉट बीन थ्रू जो भी मैंने फेस किया है, तो शायद मैं वो कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाती उन लोगों के साथ who all are going through the same things। अगर सामने वाला एंग्जाइटी में है, या वो मुझसे कुछ शेयर कर रहे हैं कि हमको इस लेवल पे स्ट्रेस होता है, वीव लॉस्ट समवन, या हमारी लाइफ में इस तरीके का डाउनफॉल आया, या ऐसी कोई हार्डशिप हम फेस कर रहे हैं, अगर मैंने वो फेस नहीं किया होता तो शायद वो कनेक्शन मैं उनके साथ बिल्ड नहीं कर पाती। और योगा, आई टोल्ड यू, इज बियॉन्ड मैट फॉर मी। इट्स बिल्डिंग कनेक्शन विथ पीपल फर्स्ट। मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ तो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और मुझे लग रहा था मैं कर सकती हूँ ज़रूर। इसलिए मैं मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हुई फिर। और जब हम योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, तो हमको मेडिटेशन के अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं कि आप किस किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को मेडिटेशन करवा सकते हो। आउट ऑफ ऑल द वेज मेडिटेशन के, उसमें साउंड हीलिंग मुझे पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगा था। जब हमारा साउंड हीलिंग का सेशन हो रहा था, तब
मुझसे कोई पूछे कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इट शून्य बोलूँगी मैं, शून्य एक्सपीरियंस था। इट वॉज नथिंग, एंड दैट देयर वाज सो मच पीस इन दैट नथिंगनेस। वी वर जस्ट लाइंग डाउन। मुझे नहीं पता वो 1 hour 30 minutes का टाइम ड्यूरेशन कैसे निकल गया। मैं बस लेटी थी उस मैट पे, मुझे उतना याद है। और मैं जब उठी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत घंटों की नींद करके उठी हूँ, बट आई वॉज स्टिल अवेयर इन दैट स्लीप, बिकॉज आई कुड हियर दैट साउंड, आई कुड फील द वाइब्रेशंस। मुझे पता था कि हाँ अभी हिट किया गया है बोल, अभी कुछ तो किसी ने साउंड बजाया। आई वॉज अवेयर। इसका मतलब मैं सो तो नहीं रही थी, आई वॉज अवेयर। बट वो जब मैं उठी तो आई फेल्ट सो लाइट एंड पीसफुल। मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे भी दूसरे लोगों को एक्सपीरियंस करानी है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट मुझे ये एक्सपीरियंस सबको देना है। तब ये थॉट मेरे माइंड में आया था। और जब मैं लोगों से मिली, जब मैं स्ट्रगल्स के उससे दौर से गुजर रही थी, तो लोग भी मुझसे ज़्यादा शेयर करते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। दे बिकम कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल दिस। तब मुझे पता चला कि कितने लोगों को ज़रूरत है मेडिटेशन की। मैं तो ऋषिकेश होके आ गई, मैंने तो सीख लिया मेडिटेशन कैसे करना है। मुझे पता है अब मुझे मेरे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे मेरे मन को शांत करना है। लेकिन ये चीज़ मैं पास ऑन करना चाहती हूँ। तो ये फिर इसलिए मैंने साउंड हीलिंग का सोचा कि मुझे साउंड हीलिंग सीखना है, क्योंकि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेट इनटू मेडिटेटिव जोन। क्योंकि मेडिटेशन सबके लिए ज़रूरी है, सबके लिए। अगर आप बहुत खुश हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर इनटू स्ट्रेस और डिप्रेशन है आपको, तो आप मेडिटेट करो, ऐसा नहीं होता है। मेडिटेशन की ज़रूरत सबको है। सबको 10 मिनट 15 मिनट ध्यान में रोज बैठना ही चाहिए। लेकिन उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिनके इमोशंस बहुत अंदर खेल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के लिए ही 5 मिनट बैठना मुश्किल है। इतने थॉट्स आने लगते हैं माइंड में और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो किसी स्ट्रेसफुल की तो बहुत ही दिक्कत है। और साउंड से मुझे लगता है कि जब साउंड आपको इतनी हेल्प करता है उस जोन में, क्विकली यू गेट इनटू दैट जोन। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है, वो साउंड हेल्प करता है। साउंड वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक ज़रिया कह लीजिए कि आपको मेडिटेटिव जोन में लेके चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि मैं साउंड हीलिंग सीखना चाहती हूँ। आई वेंट बैक टू ऋषिकेश एंड इट वॉज मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल कॉलिंग। साउंड हीलिंग या हीलर बनना या इस तरीके की चीज़ है जिससे आप ये हेल्प कर सको। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बुलाती हैं, आप प्लान नहीं कर सकते हो। और जब हम वहाँ पे गए थे तो हमको सर ने भी यही बोला था कि आप चूज़ किए गए हो आउट ऑफ सो मैनी पीपल टू हील अदर्स, टू हेल्प अदर्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो ये चीज़ मुझे बहुत टच की थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। और ये सर ने फर्स्ट दिन बोली थी ना, फर्स्ट डे हमको ये सिखाया गया था। तो हर दिन मैंने कोशिश की कि सर अगर 100% सिखा रहे हैं तो मैं उसका 1000% ग्रैस्प कर सकूँ, क्योंकि आगे मुझे वो चीज़ देनी है। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को सिखाना नहीं है कुछ, लेकिन किसी पीस के लिए इंसान तरस रहा है तो मुझे उसको 2 पल पीस के देने, 2 पल शांति के देने। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फील हुई थी। इसलिए जो सर ने सिखाया उसका डबल मैंने कोशिश की कि मैं ले पाऊँ, कुछ सीख पाऊँ। अगर साउंड हीलिंग की बात की जाए साइंटिफिकली, तो वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हर चीज़ एनर्जी है, ठीक है, और एनर्जी वाइब्रेट करती है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो हमारी बॉडी भी वाइब्रेट करती है, हमारी बॉडी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। जब साउंड बोल को हिट किया जाता है, जो वाइब्रेशन वो एमिट करते हैं साउंड बोल्स, वो आपकी बॉडी की वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करती है। अब क्या होता है, हमारे स्लीपलेसनेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, इन सब की वजह से हमारी बॉडी में जो वाइब्रेशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब हो जाती हैं और वहाँ पे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमको नींद नहीं आती, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं, डिजीजेस हो रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस की वजह से होता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हो गई है। वो साउंड कोशिश करता है उस ब्लॉकेजेस को क्लियर आउट करने का। वो फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी के साथ बैलेंस करके और उसको ट्यून करने की कोशिश करती है। एंड लेट मी टेल यू, साउंड हीलिंग इन इटसेल्फ इज नॉट ऑलवेज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको बहुत अच्छा ही फील होगा। इट माइट मेक यू फील नॉजियस एट टाइम्स,
इट माइट मेक यू फील लाइक यू वांट टू क्राई आउट लाउड। इस तरीके की फीलिंग आपको हैवीनेस हो सकती है चेस्ट में, हेड में। क्यों? क्योंकि उस ब्लॉकेज को वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो वो एक्सपीरियंस हमेशा हैपनिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपको आपके अंदर जो आपके एनिमीज हैं, योर फियर्स, योर ट्रॉमास, योर नेगेटिव इमोशंस, जब तक आप उनको अपने सामने देखोगे नहीं, हाउ विल यू शूट एन एरो? तो आपको वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, और साउंड हीलिंग आपको वो सब चीज़ें फेस करवाता है। आप ऐसा सोचो, एक ग्लास में पानी है, उसमें बहुत सारी डर्ट है, और अपन का माइंड क्या करता है, उस डर्ट को कंटिन्यू स्टर कर रहा है, सो मेनी थॉट्स, ओवर थिंकिंग, है ना। योगा, हीलिंग्स, मेडिटेशन उस डर्ट को सेटल डाउन करने की कोशिश करती हैं। अब पानी ऊपर है गया, डर्ट नीचे हो गई, बट यू कैन स्टिल सी द डर्ट, राइट? देयर स्टिल इज डर्ट, वो सेटल डाउन हुई है लेकिन वो है, बट यू कैन सी इट। दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब आप अपने फियर्स को देख पा रहे हो, अब आप जान गए हो कि आपके अंदर है क्या। यू लुक इन टू योर सेल्फ एज यू आर, द ट्रूथ इन साइड यू। आप उस चीज़ को फेस करते हो, आपके फियर्स, आपके ट्रॉमास, वो सब आपके सामने आने लगते हैं, वो सारे इमोशंस आपके सामने आने लगते हैं। इसलिए आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि लोग रो रहे हैं। वो इसलिए रोते हैं क्योंकि जो चीज़ें वो अपने अंदर दबा के बैठे हैं, जो इमोशन सप्रेस करके बैठे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आज मेरे को बहुत तेज़ रोना आ रहा है, बट क्योंकि मेरे आसपास सिचुएशन ऐसी है, आई कैन नॉट क्राई, तो आई होल्ड अप माई इमोशन और मैं उसको सप्रेस कर देती हूँ। हो सकता है विद इन 5 मिनट्स में भूल जाऊँ कि मैं रोना चाह रही थी, बट योर बॉडी रिमेंबर्स दैट इमोशन, वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रख लेती है। हर बॉडी पार्ट में योगा में होता है कि ये बॉडी पार्ट ये वाला स्टोर करता है, ये बॉडी पार्ट यूजुअली लोअर बेली और पेल्विक रीजन जो होता है, यहाँ पे आप स्टोर करते हो इमोशंस, इसलिए लोगों को लोअर बैक पेन और ये स्टिफनेस, टाइटनेस इस एरिया में ज़्यादा होती है। और योगा में जब हम इस तरीके के पोस्चर्स कराते हैं, इमोशन रिलीजिंग पोस्चर्स, जिसमें हिप ओपनिंग पोस्चर्स होते हैं, बैक ओपनिंग पोस्चर्स होते हैं, तो उसमें भी लोग रोने लगते हैं क्योंकि वो इमोशन रिलीज हो रहा होता है। बट फॉर दोज पीपल हु कैन नॉट प्रैक्टिस आसनास, उनके लिए मेडिटेशन करना पॉसिबल है। तो साउंड हीलिंग, जब आप ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन आप उन सारे इमोशंस को फेस कर रहे होते हो, वो एक एक करके चैप्टर्स आपके सामने खुलते हैं, और फिर अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेट गो करना चाहते हो। तो वो चीज़ें फेस करवाता है साउंड हीलिंग, एंड इट गेट्स यू इनटू मेडिटेटिव जोन। एज अ व्यूअर कह लीजिए, एज अ लिसनर, मैं जो समझी कि साउंड हीलिंग आपको एक आईना दिखाएगा कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं या ये आपके फियर्स हैं। फिर आपको क्या लगता है, अगर ये सेशंस कंटिन्यू लो तभी ये फ़ायदा करते हैं, या वैसे भी एक बार या 2 बार ले लिए तो इट विल हेल्प यू ऑल योर लाइफ? और क्योंकि मेडिटेशन के बारे में जैसे हमने बात की कि साउंड हीलिंग तो एक तरीके का मेडिटेशन है, और उसके लिए हमें ऑफ कोर्स जैसे आपकी ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी साउंड हीलर की, ऐसा कौन सा मेडिटेशन है जो ईजीएस्ट हो, जो जैसे मेरे जैसा आम इंसान, जैसे हमने एक बार साउंड हीलिंग सेशन ले लिया, उसके बाद भी हम उस जोन को या तो कंटिन्यू कर सकें या अपनी प्रॉब्लम्स पे वर्क कर सकें? हीलिंग का जो साउंड होता है, वो यू डोंट जस्ट हियर दैट साउंड, यू फील द वाइब्रेशंस इन योर बॉडी, एंड इट गोज टू अ डीपर लेयर inside you, to the chakras. It gives a gentle massage to your chakras. तो ये सिर्फ आप आउटसाइड पे फील नहीं करते हो, तो आप बोल लेके आप खुद से भी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। दूसरा, इट्स जस्ट अबाउट साउंड। आप किसी रिवर के पास में बैठ के उसका जब साउंड सुनोगे, दैट इज ऑल्सो डूइंग द हीलिंग पार्ट। जब आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे अगर, और वो चिड़ियों की आवाज़ सुनोगे, नेचर जब वो कामनेस रहती है आसपास, बहुत ज़्यादा केओस नहीं होता है, वो भी साउंड हीलिंग है। साउंड हीलिंग इज जस्ट आपको कामनेस फील हो रही है किसी साउंड के थ्रू, तो साउंड हीलिंग आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ये एक हमारा जो है, ये एक टेक्निक्स के साथ, टूल्स के साथ एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। अदरवाइज साउंड हीलिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मे बी आप कोई अच्छा सा भजन चला के अगर आपको अच्छा फील हो रहा है, दैट इज ऑल्सो साउंड हीलिंग। ओके। मेडिटेशन नहीं कर पाना, आपने बोला थॉटलेस जोन में चली जाऊँ, ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि थॉटलेस जोन में जाना इज मेडिटेशन। अगर थॉटलेस जोन में जाना इतना आसान होता तो क्या ही बात थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। मेडिटेशन मेरी नज़र में क्या है कि वी आर लाइक अ वास्ट स्काई, एंड दीज थॉट्स आर लाइक clouds which are just passing by.
आपको उन क्लाउड्स पे, आप उन क्लाउड्स को देखो, अपने थॉट्स को देखो, आ रहे हैं बट लेट देम गो। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो विथ फुल अवेयरनेस। बट ऐसा नहीं है कि एक थॉट जा रहा है, हमने उसको पकड़ लिया, हम उसके बारे में सोचना चालू कर दें, उससे हमने 4 और थॉट्स बना दिए। That breaks your meditation. Let your thoughts come, let them go. You just be an observer with full awareness. That is how meditation is started. ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और एक तरीका मैं बता दूँ आपको, सिर्फ आप ये नियम बना लो अपनी लाइफ में कि मुझे 15 मिनट बैठना है, सिर्फ 15 मिनट बैठना है, ये रूल बना लो। मेडिटेशन इवेंचुअली अपने आप आएगा। आप सिर्फ बैठना चालू करो 15 मिनट शांति में, अकेले में, अपना एक कॉर्नर बना दो। आपको चाहिए कि आपके आसपास थोड़ी हेल्प मिले आपको इस चीज़ में, तो अपना ऑरा क्रिएट करो, कुछ फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स जला दो, कुछ प्लांट्स रख दो आसपास, या अपना एक टाइम डिसाइड कर लो मंदिर के आसपास, कुछ ना कुछ इस तरीके से करके। बट 15 मिनट सिर्फ बैठने से स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन विल इवेंचुअली अराइव। मतलब अगर मैं बैठ के, मतलब आंख बंद करके हम लोग बैठ जाएं, उस टाइम अगर हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो हम उस एक थॉट को लेके सोचे नहीं, लेट इट फ्लो, आने दो, आ रहे हैं तो। बट इवेंचुअली सपोज हम ये रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या ग्रोथ होगी, कैसे हमें पता लगेगा कि ये मेडिटेशन काम कर रहा है? आने दो थॉट्स को और जाने दो, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इवेंचुअली क्या होगा, ग्रेजुअली यू विल फील, जब आप इन थॉट्स को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे थॉट्स आना ही कम हो जाएंगे। और एक टाइम आपकी साधना में ऐसा आएगा कि जब आप चाहोगे अपने थॉट्स को रोक पाओगे। अच्छा। तो ये इस तरीके से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। बट आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का इतना है कि हमने एक दवाई ली और आज हम ठीक हो गए। योगा, वही। मेडिटेशन, हीलिंग्स इस तरीके से काम नहीं करती हैं। आपने हीलिंग के लिए भी पूछा था कि एक सेशन लें या बार बार सेशन लेना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। आप वो फील करना चाहते हो, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू मोस्ट वेलकम। बट हम आपको एक तरीका दे देंगे, हम आपको वो टच करा रहे हैं कि देखो शांत में एक पॉज लेने में कैसा फील हो रहा है। आपको वो टेस्ट मिल जाएगा ना, तो आपको बार बार करने का मन करेगा। फिर आप खुद से मेडिटेशन स्टार्ट करोगे। मेरे से कोई भी पूछता है कि मुझे 5 साउंड हीलिंग सेशन का पैकेज बना के दे दो, आई डोंट प्रोवाइड एनी पैकेजेस। आप एक बार आओ, आपको मैं सिर्फ टेस्ट कराना चाहती हूँ कि शांति से बैठना, अपनी सांसों पे ध्यान देना, अपने अंदर के सच को देखना, अपने खुद के अंदर झांकना, रुक के। मैं मेरे सेशंस में, मेरा पूरा फोकस ये रहता है कि हम लोग इतना भाग रहे हैं, इवन इफ वी आर नॉट रनिंग, वी आर रनिंग फ्रॉम हियर। हमारे दिमाग में एक टाइम पे 100 थॉट्स चल रहे हैं एक साथ। तो फिर डिजीजेस तो होंगे। फिर हम बोलते हैं हमारी बैक में पेन है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर दवाई ली ठीक हो गया। उसकी जड़ तक तो पहुंचो आप। मैं बोल रही हूँ मोस्टली 80% ऑफ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको योगा मेडिटेशन में मिल जाएगा। 80%। सिर्फ आप शुरुआत करके देखो। और मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं वो शुरुआत लोगों को दे दूँ। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस कराऊँ कि 2 पल शांति के खुद के साथ अपने अंतर मन के अंदर झांक के बैठने में कैसा महसूस होता है। फिर आप इस जर्नी को कैसे आगे लेके जाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। मैंने, हाँ, ये जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके मुँह से ही सुनी है चीज़ें कि ये एक एडिक्शन है। अगर आपको एक बार आप मेडिटेटिव जोन में पहुंच जाते हो, जब भी जितना भी टाइम आपको लगता है, लेकिन वो जोन जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, फिर आपका मन करता है वो बार बार करने का, और इसको आप कभी फिर छोड़ नहीं पाओगे। तो हाँ, मैं खुद जब भी सुनती हूँ चीज़ें तो मुझे बहुत मन करता है कि काश मैं भी वो चीज़ कर पाती, बट कह रही हूँ ना, पॉसिबिलिटी मैं सोच के ही रह जाती हूँ। मैं बैठती भी नहीं हूँ कि यार नहीं होगा मेरे से, ये थॉट्स जाने वाले ही नहीं है। बट आपने हाँ ये चीज़ कही है कि थॉट आएंगे ही आएंगे। तो ठीक है, अब मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और 1 महीना ट्राई करने की कोशिश आप करूँगी। सोचो, मैं आपको बोलूँ, आपको एप्पल के बारे में नहीं सोचना है। टेल मी द फर्स्ट इमेज जो आपके दिमाग में अभी आई। रेड कलर एप्पल का। तो हम अगर आपको कुछ नहीं करने के लिए बोलेंगे तो वो सबसे पहले आपका मन चंचल होता है। हाँ। तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। बी फ्रेंड विथ योर माइंड। उसको दोस्त बनाओ। उसको ज़्यादा एंटरटेन मत करो। वो बोलेगा मैं ओवर थिंकिंग करूँ, आप करने दे दो, नहीं मैं ध्यान नहीं दूंगी। उसको खेलने दो अंदर। आप उस पर ध्यान मत दो, थोड़े टाइम बाद वो शांत हो जाएगा। आपने एक और सवाल पूछा था कि मेडिटेशन किस टाइम करना चाहिए।
देखो वैसे तो आप किसी भी टाइम कर सकते हो ध्यान में हाँ बैठना, आपको जब ज़रूरत लग रही है, आपको जब मन कर रहा है, जब आपके लिए कन्वीनियंट है, आप मेडिटेशन कर सकते हो। इसका कोई टाइम का फिक्स नहीं रहता है। बट सबसे बेस्ट अगर टाइम की बात की जाए तो आई थिंक मेडिटेशन उस टाइम करना चाहिए व्हेन द नेचर इटसेल्फ इज मेडिटेटिंग, विच इज़ ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 से 6 के बीच में जो वो टाइम होता है। अ, मैंने ऐसा बोला नेचर इटसेल्फ इज मेडिटेटिंग बिकॉज आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत वक्त होता है वो नेचर का। रात जा रही होती है, सुबह आ रही होती है। आप देखोगे स्काई का कलर कितना, वो उसको देख के ही आपको ऐसा लगेगा आप मेडिटेशन कर रहे हो। हर चीज़ अनफोल्ड हो रही होती है। तो वो वक्त बहुत सुंदर होता है मेडिटेशन करने के लिए। और आप किसी भी दोपहर के बीच में अगर मेडिटेशन करोगे तो मैंने फील किया है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जैसे दोपहर और सुबह का 12 बजे का जो वक्त होता है, आप कहीं भी हो, आप अपने वर्क प्लेस पे हो, आप अनटिल अनलेस यू आर इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आप कहीं भी हो, आप सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान दो 12 बजे के आसपास। वो आपके लिए एक प्रोडक्टिव ब्रेक होगा और उसके बाद आप फील करोगे कि आपको पूरा दिन कितना फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि अच्छा आपने वो प्रोडक्टिव ब्रेक लिया और वो उस पहर में लिया। फिर आप आ जाओ शाम के टाइम 5 से 6 के बीच, जब दोपहर जा रही है और शाम आ रही है, सांझ उस का टाइम सांझ का टाइम उस टाइम कर सकते हो। और फिर रात का टाइम होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं क्योंकि वो 11-12 बजे के आसपास आता है। तो वो बहुत जो डीप मेडिटेटर्स होते हैं, जो साधक होते हैं, वो करते हैं, वो हमारे लिए सजेस्टेड नहीं होता है। बाकी ये 3 पहर में आप कर सकते हो और सबसे बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त रहता है। नो आई विल डेफिनेटली ट्राई इट मुझे थोड़ा मतलब पता लगा ना कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है, ये थॉट्स आना इज नॉर्मल, वेरी आएंगे ही। बस ये है कि अपन को उस पर ध्यान नहीं देना है, तो वो अपने आप जाएंगे। तो एटलीस्ट अब मुझे पता है कि वो आएंगे ज़रूर, नहीं तो मैं उसके आने से ही डर जाती हूँ कि ऑलरेडी 4 थॉट चल रहे हैं। मेडिटेटिव जोन के लिए मैं बैठूंगी तो 40 आ जाएंगे, तो मैं बिल्कुल। उस डर से ही नहीं बैठती हूँ। ठीक है, आई ट्राई पक्का। आपको मैंने बताया मेडिटेशन के लिए किसी वक्त और किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको सिर्फ खुद की ज़रूरत है। मेडिटेशन कहीं पे भी हो सकता है, उसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक ऐसा है नहीं कि मैंने कोई अपनी जगह बना रखी कि मुझे यहीं पे मेडिटेशन अच्छा मेडिटेशन आप कहीं पे भी कर सकते हो, सबसे एक्सेसिबल चीज़ है ये। तो और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब मैं ज़रूर मेडिटेशन करती हूँ, क्योंकि मैं मेरी क्लासेस नहीं ले रही होती हूँ उस टाइम, मेरी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। तो ये चीज़ ऐसी है जो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी साधना में बहुत कंसिस्टेंसी बनाऊँ। और अब ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा मुझे खुद को पुश नहीं करना पड़ता है। अब मेरा मन कर जाता है कि अब मेरा वक्त हो गया, मेरी साधना करनी है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में, मेरा ध्यान उस तरफ है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में रोज़, क्योंकि मेरी क्लासेस 6 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाती है और सिर्फ 5:30 मेरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो उससे पहले उठना मुझे थोड़ा सा खुद को अपने आप को पुश करना पड़ेगा। बट मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं पाऊंगी। राइट। तो अब जैसे आप साउंड हीलिंग करते हो तो आप अपने आप को प्रिपेयर कैसे करते हो उस चीज़ के लिए? आप खुद उससे पहले मेडिटेटिव स्टेट में जाते हो, क्या प्रोसेस रहता है आपका? साउंड हीलिंग से पहले हमको अपने आप की ऑरा क्लेंजिंग करनी पड़ती है कि हमारे आसपास अगर कोई नेगेटिविटी है या कुछ भी है, ब्लॉकेजेस हैं, तो वो क्लियर आउट हो जाए। अपना ऑरा क्लियर करना पड़ता है। प्लस मैं पूरा दिन मेडिटेटिव जोन में रहती हूँ। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं आपसे बात करते करते मेडिटेशन कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। मैं लास्ट कॉन्वर्जेशन के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं अपने फ्यूचर के बारे में आई एम नॉट वरीइंग, आई एम हियर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, दैट इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन। तभी हम बोलते हैं अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान दो। सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, लेकिन ब्रेथ जो है वो सबसे एक्सेसिबल टूल है मेडिटेशन का। जब आप सांसों पे ध्यान देते हो तो आपका दिमाग अपने थॉट से हटके अपनी सांसों पे आने लगता है और आप अभी में हो, आप प्रेजेंट में हो, क्योंकि आपकी सांसें प्रेजेंट में चल रही हैं। और ब्रेथ एक ब्रिज है आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड का। एक ब्रेथ ही है। व्हेन यू आर एक्सेलिंग हियर, जब आप इनहेल करते हो तो आप अपने इनर वर्ल्ड में इनहेल कर रहे हो। तो ये एक ब्रिज होता है। तो आप ब्रेथ वर्क से, प्राणायाम से, उन सारे टूल से आप अपने इनर सेल्फ को एक्सेस कर सकते हो। तो साउंड हीलिंग से, जिस भी दिन मेरा साउंड हीलिंग सेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कल इवनिंग में है तो मैं मॉर्निंग से प्रिपरेशन चालू करती हूँ। अगर मेरा कल सेशन है मॉर्निंग में तो मैं एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। एक तो हम अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते हैं। दूसरा पूरा दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस मेडिटेटिव जोन में रहूँ। मैं ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं हूँ और अपना मेरा फूड जो होता है इनटेक वो लाइट रखती हूँ। खिचड़ी, लौकी, बहुत लाइट लिक्विडी फूड, इस तरीके का फूड लेती हूँ मैं।
देने की कोशिश कर रही हूँ, जस्ट एज अ पोर्टल, जस्ट एज अ मीडिएटर, अगर मैं कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरा मेरा एम्प्टी होना, मेरा एज अ मीडिएटर क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द एनर्जी विल नॉट फ्लो थ्रू मी ओनली, तो मैं दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाऊंगी। तो मैं पूरा दिन ध्यान में रहती हूँ, मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं भगवान के साथ बहुत वक्त बिताती हूँ। तो इन सब चीज़ों के थ्रू मैं अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और पोस्ट द सेशन बहुत सारे लोग वहाँ पे नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं, बहुत ट्रॉमास होते हैं जो वो रिलीज़ करते हैं। तो बोल्स में ऐसा होता है कि वो सक कर लेते हैं उस एनर्जी को, बोल्स उन एनर्जी को सक कर लेते हैं। अब उस रूम में जो सेशन नहीं अटेंड कर रहा है, जो लोग लेटे हुए हैं, जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिलीजिंग। जो सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं वो कौन है? मैं और मेरे बोल्स। जो बोल्स एनर्जी सक कर लेते हैं, बाकी बची हुई एनर्जी मुझे टच करने की कोशिश करती है। अगर मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ तो वो एनर्जी मुझे नहीं छू पाएगी। अगर मैं उस इंटेंशन से बैठी हूँ कि नहीं, मेरे तक कुछ नहीं आएगा, मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन है, बट आई एम नॉट, आई एम इमोशनली वेरी वीक। मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन सेशंस के बाद आई फील कम्प्लीटली ड्रेन्ड। हमारे जो सर थे, जो हमारे गुरु थे, उन्होंने हमको बताया था कि सेशंस के बाद आपको हेडेक हो सकता है, आपको बॉडी में कहीं कहीं पेन्स हो सकता है, कुछ सेंसेशंस हो सकती हैं, तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है, अपनी ऑरा क्लेंजिंग करनी है, अपने बोल्स की ऑरा क्लेंजिंग करनी है। ये सारे आपको स्टेप्स फॉलो करने, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने फर्स्ट 2 सेशंस में ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ होता ही नहीं है, ऐसे तो क्या ही हो गया, ऑरा क्लेंजिंग नहीं की तो। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मैंने सुबह 7-7:30 के आसपास मेरा फर्स्ट सेशन लिया था, उसके बाद मैं पूरा दिन सो रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था, आई फेल्ट लाइक मैंने 3-4 घंटे का वर्कआउट कर लिया है। इतना एनर्जेटिकली ड्रेन्ड फील हो रहा था, हेडेक हो रहा था। उसके बाद मैंने एक और पर्सनल सेशन लिया था 1-to-1। जब वो सेशन से बाहर आए और मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, तो मैंने उनसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा है? उसने बोला हाँ, क्योंकि मेरे भी शोल्डर्स में पेन हो रहा था। उसके बाद मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उनको नीस में बहुत सिवियर पेन रहता है, और मैं वज्रासन में बैठ के उनका सेशन ले रही थी, और थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा टिंगलिंग होने लग गया, तो मैंने अपना पोस्चर चेंज कर लिया। बहुत सिवियर पेन, वो सर्जरी के लिए इंडिया में आए हुए थे, इंडिया के बाहर से थे। जब वो उठी तो मैंने उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा, तो वो उन्होंने बोला मेरी नीज में पेन ही मुझे कम फील हो रहा है। तो मैं समझ गई कि इनका जो पेन था वो फिजिकल कम और इमोशनल ज़्यादा था। उन्होंने कुछ तो अपने अंदर इमोशन सप्रेस करके रखे जो उनकी नीज में पेन फील करा रहे थे। तो मैंने बोला अच्छी बात है अगर आपका रिलीज हो तो। व्हेन आई ट्राई टू गेट अप, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मेरी नीज में इतना पेन हो रहा था। तब मुझे समझ में आया कि जो पोस्ट सेशन जो इंस्ट्रक्शंस हमको दिए गए थे वो कितने इम्पोर्टेंट है। तब मेरा एनर्जीज में ज़्यादा बिलीव होने लग गया कि येस देयर आर एनर्जीज वर्किंग अराउंड अस। और फिर उसको, उन चीज़ों को मैंने बहुत सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे कितना भी वक्त लगे, मैं सेशन के बाद मेरी खुद की ऑरा क्लेंजिंग, मेरे बोल्स की ऑरा क्लेंजिंग, मेडिटेशन, मेरे सारे क्लाइंट्स की ऑरा क्लेंजिंग, उस स्पेस की ऑरा क्लेंजिंग, सब करके फिर उसके बाद सॉल्ट वाटर बाथ लेके थोड़ा रेस्ट करके फिर ही मैं आगे। और मैं बहुत ज़्यादा लोगों से उस दिन भी नहीं मिलती हूँ, और उन लोगों को भी मना करती हूँ क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर सा ऑरा क्रिएट किया है, अभी अभी अपनी एनर्जी क्लेंस की है, फिर भीड़ में जाके उसको डिस्टर्ब करना बनता नहीं है। तो इस तरीके के हमको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बहुत मतलब गूज़बम्स आ गए मुझे जब आपने बोला ना कि उनको नी पेन हो रहा था, फिर सेशन के बाद आपको वो चीज़ फील हुई। लिटरली मतलब ये कितना मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस होता होगा ना उनके लिए भी, और ऑफ कोर्स आपने भी इस जर्नी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। बट मुझे आई फील थैंकफुल कि अगर भगवान ने मुझे चुना है, बस इसी चीज़ की वजह से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। अदरवाइज़ शायद, जैसे मैंने मेरी सिस्टर से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्योंकि वो बहुत इनिशियल टाइम था मेरा इन सब से, तो उन्होंने बोला नहीं ज़्यादा नहीं करना है, तो अपना ध्यान रख इस तरीके से। बट ये चीज़ मुझे हमेशा आगे बहुत ईजीली मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं चूज़ की गई हूँ। अगर एज अ मीडिएटर अगर मैं कुछ दे पा रही हूँ तो दिस इज़ मोर देन एनीथिंग फॉर मी, और फिर इस चीज़ से मैं बहुत आसानी से अपना काम कर पा रही हूँ। मैंने जिम ज्वाइन किया था, मतलब साल भर की मेंबरशिप ले ली मैंने, नहीं यार मैं जाऊंगी। ये वर्स्ट होता है, मेरे को लगता है साल भर की मेंबरशिप लेने का डिसीजन ही वर्स्ट होता है। हाँ उसके बट बाद तो आप बहुत कम जाते हो। मेरी क्लास में भी कोई भी आता है, मैं बोलती हूँ मैं ईयरली मेंबरशिप तो कुछ नहीं दूंगी, 1 मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स।
नहीं, वो एक्चुअली में ये लोग बनाते इतना टेम्पटिंग है ना। अब देखो, 1 महीने के 3,500 है और साल भर के 8,000 है, तो हर बंदा सोचेगा यार मैं 2 महीने भी कर लिया सपोज, तो 7,000 तो मेरे वैसे ही लग जाने हैं, तो इससे अच्छा तो मैं 8,000 ही दे दूँ, 4 महीने भी जाएंगे तो भी पैसे वसूल हो जाएंगे। तो ये थॉट रहता है एज अ क्लाइंट, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं खुद को टाइम नहीं दे पा आई रही हूँ। थिंक आप इस चीज़ में ये कर सकते हो कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप वहाँ जाओ। जैसे अगर आपको लगता है कि मूवमेंट के लिए मुझे डांस क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप डांस क्लास ज्वाइन करो। आपको स्विमिंग ज्वाइन करनी है, स्विमिंग ज्वाइन करो। आपको कराटे या ऐसा कुछ क्लास ज्वाइन करना है, तो वो इंटरेस्ट आपको शायद कंसिस्टेंसी में हेल्प कर सकता है। अदर देन दैट, अगर आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। जिसमें से मैं कुछ सबको हेल्प करेंगे वो बता देती हूँ। जैसे 10,000 to 12,000 स्टेप्स अ डे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू आर वर्किंग आउट, गोइंग टू जिम और डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्कआउट, आपको 10 to 12,000 स्टेप्स का अपना टारगेट बनाना चाहिए दिन भर में। 10 to 12 आपके लिए बहुत ज़्यादा है, 7 to 8 से स्टार्ट करो। ओके। और वो नॉर्मल स्टेप्स होने चाहिए कि आप पूरे दिन भर में, अगर आपको किसी ने बोला रिमोट उठा के दे, तो हम सोचते हैं कौन उठाए, मैं तुरंत उठ जाती हूँ कि मेरे स्टेप्स हो जाएंगे इससे। हाँ, ऐसी चीज़ों में आप एक्टिव रहो, घर में यहाँ वहाँ चलने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक वॉक में ही पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं। कोशिश करो कि आपके पूरे दिन भर में ही आपके 7-8 स्टेप हो जाएं, और फिर उसके बाद बचे हुए 2-3 हज़ार स्टेप्स आप रात को वॉक करके निकालो। तो 10 to 12 के स्टेप्स अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का अगर मूवमेंट कर रहे हो मैट पे तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज लाइफस्टाइल चेंजेस से तो काम आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा आप स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर ऑफ आवर्स दैट यू आर स्लीपिंग, गुड स्लीप, डीप स्लीप विदाउट गैजेट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो लेकिन अगर आपने एक दिन पहले ढंग से नींद नहीं ली है, तो वो पूरा आप अपनी बॉडी को और प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो ये सब चीज़ें, लाइफस्टाइल की छोटी छोटी चेंजेस करोगे ना, और आप देखोगे कि आपकी बॉडी में इंटरनली और एक्सटर्नली क्या चेंज आ रहा है। मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। शायद वो देख के आप आगे अपने आप को और पुश कर पाओगे। भारती अपन फाइनली सेशन के एंड में आ गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब मुझे नहीं पता था मुझे इतना अच्छा लगने वाला है। इट्स अ थेरेपी, काउंसलिंग लगी मुझे मेरी ये। तो थैंक यू। बट हाँ, एंड में बस एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी क्या है आपके लिए? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस को लेके ना बहुत मिथ्स हैं, दोनों को एक ही चीज़ समझा जाता है ज़्यादातर। मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप थोड़ा बात करो। कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे आई हैव ऑलवेज सीन माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली वर्शिपिंग एन आइडल, तो मैं रिलीजियस हूँ। रिलीजियसनेस इज यू फॉलो द रिचुअल्स, यू आर गोइंग टू टेम्पल्स, पूजा पाठ, एवरीथिंग। Religiousness is you're going to temples, following certain rituals which has been passed down by your family. तो क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे वीव ऑलवेज वर्शिप्ड आइडल्स, तो मेरे दिमाग में भी वही इमेजेस हैं। जब मेरे को विश्वास की बात आती है, फेथ की बात आती है, या तो मेरे दिमाग में वो आइडल की इमेज आती है ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली आई डू बिलीव इन यूनिवर्स एंड एनर्जीज, आई एम वर्किंग विद देम, बट वो आइडल की इमेज बैक ऑफ द माइंड मेरे रहती ही रहती है। तो रिलीजियसनेस इज समथिंग कनेक्टेड टू योर पाथ, योर रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। और मैं रिलीजियस हूँ, यस आई एम रिचुअल। मैं पूजा पाठ करती हूँ और मैं रिचुअल्स जो मेरी ट्रेडिशंस जो मुझे रूट्स तक लेके जाते हैं वो सब मैं फॉलो करती हूँ। मुझे उसमें अपनी खुशी मिलती है। और लकीली मेरा हस्बैंड जो है वो भी ही इज़ ऑल्सो इन टू ऑल दीज थिंग्स, ही लव गोइंग टू टेम्पल्स और वो सब, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो गया है वो सब चीज़ों को फॉलो करना। Spirituality, on the other hand, is knowing that divinity is there inside you, within you, around you, everywhere. There's वो जो हर कण में शिव है बोलते हैं ना, तो वो ये मानना कि मेरे अंदर भी वो डिवाइन एनर्जीज हैं। यूनिवर्स इज मी, आई एम यूनिवर्स, वही चीज़ स्पिरिचुअलिटी होती है। और उस चीज़ पे भी मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने पूरा उस चीज़ को कम्प्लीटली वो कर लिया है अचीव, बट हाँ मैं उस चीज़ पे काम कर रही हूँ। तो येस, आई एम स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बोथ। और मुझे लगता है कि रिलीजियसनेस मुझे, इट कीप्स मी ग्राउंडेड एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ हेल्पिंग मी इवॉल्व। विच स्पिरिचुअल लीडर यू फॉलो एंड वाई? कुछ टीचिंग्स है जो आप शेयर करना चाहो? स्पिरिचुअल लीडर एज सच,
एक वक्त था मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ गुरु, लिविंग गुरु। आई ऑब्वियसली मैं शिव जी को मानने लगी बिकॉज ही इज आदि योगी। आई थिंक ही इज माय गुरु फ्रॉम ओके। देन। मतलब बी इट अबाउट सरेंडरिंग की भावना मैंने उनसे सीखी। बी इट योगा, डिसिप्लिन, मेडिटेशन, ध्यान में बैठना, पेशेंस। I always keep going to him with questions, and somehow, in some or the other way, I get answers. Maybe through some podcast I'm listening to, maybe while scrolling to any reel, किसी न किसी तरीके से मुझे वो आंसर मिल जाता है। तो आई ऑलवेज फॉलो हिज पाथ। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा विश्वास अब बहुत बढ़ गया है, आई लुक एट हिम एज अ फादर फिगर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ ऑलवेज होल्डिंग माई हैंड और उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे है, ऐसे फीलिंग आती है। तो इस वजह से लाइफ बहुत इजी हो गई है। मतलब वो जो भावना है कि इसको हम बोलते हैं सरेंडरिंग बेसिकली। प्रसाद बुद्धि बोलते हैं इसको, प्रसाद बुद्धि बोलते हैं कि इसको सरेंडरिंग की भावना यही होती है कि जब से लेके मैंने इस चीज़ पे स्टेप किया है ना, सरेंडरिंग की भावना पे, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। मैंने जो भी स्ट्रगल्स वगैरह देखे उसके बाद मेरे इमोशंस बहुत उथल पुथल हो गए थे। मैं कैसे उनको हैंडल करना सीखी हूँ वो इसी भावना के साथ सीखी हूँ। एक उनका हाथ सर पे और इस भावना के साथ चलते जाना, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। कि प्रसाद बुद्धि क्या बोलता है कि अगर कुछ अच्छा मिल रहा है, वो अगर आप बोल रहे हो यूनिवर्स से मिल रहा है या भगवान, वेयर एवर यू हैव फेथ, तो योर पेन्स, योर सफरिंग्स आर ऑल्सो अ गिफ्ट एंड ब्लेसिंग्स ऑफ दैट यूनिवर्स। तो जब आप ये मानने लगते हो तो आपको उन सफरिंग्स में, उन पेन्स में भी उसकी ब्लेसिंग्स दिखाई देने लगती हैं कि अच्छा ये आपका प्लान है, कुछ और करवाना चाह रहे हो मेरे से, अच्छा इसके बाद कौन सा चैप्टर अनफोल्ड होने वाला है। तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। आपकी आंखों में आंसू भी हैं तो एक स्माइल भी है कि ये उसका प्लान है, जो उसकी मर्जी वो करवाता रहेगा। तो इस सरेंडरिंग की भावना के साथ जीते जीते मेरी लाइफ बहुत ईजी हुई है पहले से। और इसलिए मेरा शिव जी में बहुत विश्वास है और रिलीजियसनेस और स्पिरिचुअलिटी को मैं साथ में लेके चलती हूँ। वी आर कंक्लूडिंग दिस। अब मुझे बस एक चीज़ आप बताओ, अगर आप खुद की पर्सनैलिटी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो आप क्या बोलोगे अपने लिए? इट्स वेरी डिफिकल्ट, वन वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट। वन वर्ड एंड 2 लाइन्स, चलो डिफाइन दैट वर्ड ओके, देन। फ्यू लाइंस प्लीज, ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, डिफाइन योरसेल्फ शॉर्ट। आई थिंक वन वर्ड में अगर मुझे अपने आप को डिफाइन करे तो इट्स रियल। आई एम वेरी रियल, लाइक आई एम वेरी एक्सप्रेसिव। मैं अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर पाती हूँ। व्हेन आई वांट टू क्राई आई विल क्राई, व्हेन आई वांट टू लाफ आई विल लाफ। इट जस्ट शोज अप ऑन माई फेस। आई कांट हाइड माई इमोशंस। अगर मुझे किसी के सामने बैठ के इरिटेशन हो रही है तो वो मेरे फेस पे दिख जाएगा। इवन इफ आई डोंट टॉक इन वर्ड्स, माई फेस विल स्पीक। तो आई थिंक दैट्स वाई I don't lock up emotions in my heart. That's why I always feel light. हाँ। तो उस फीलिंग के साथ जीने में मैं बहुत रियल हूँ। आई एम ऑलवेज रियल विद पीपल। आई कैन नॉट फेक और प्रिटेंड और पुट ऑन मास्क ऑन माई फेस। आई नेवर डू दैट। तो आई थिंक आई एम जस्ट अ रियल पर्सन। आई एम हु आई एम। सो ट्रू। आई कैन गेट दैट वाइब फ्रॉम यू कि आप जो हो, जैसे हो, ऐसे ही हो। एक्सेप्ट द वे आई एम, सिंपल, पीस, काम, बस यही है। सो ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच भारती आने के लिए। मैं आपको वापस बुलाऊंगी। थैंक यू सो ये मच। मेरा पहले ही मैंने अभी तय कर लिया है। आई डोंट नो, मुझे पता है कि आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। बहुत आगे जाओगे। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस के साथ मिलेंगे, बिल्कुल। इन्हीं बातों को एक नए लेवल पे लेके जाएंगे, नए एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। आई होप आप नई टेक्निक सीखो बिल्कुल बिल्कुल। या इसको ही एक नए स्तर पे लेके जाओ कि आपके पास इतना कुछ हो शेयर करने के लिए कि मुझे आपको यहाँ बुलाना ही पड़ेगी, मुझे भारती यहाँ वापस चाहिए। Hopefully, yes. तो थैंक यू सो मच आने Thank के you लिए। so much. Thank you. थैंक यू व्यूअर्स। हमें अगर आपने एंड तक ये पॉडकास्ट देखा है तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों ने देखा, प्लीज़ हम लोग को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि हम ऐसे गेस्ट आप लोग के लिए और बुलाएं। और हमें कमेंट में रेकमेंड करिए आपको किन के पॉडकास्ट देखने हैं, किन फील्ड के लोगों के पॉडकास्ट देखने हैं। क्योंकि हम लोग सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लोगों को अप्रोच करेंगे जो कुछ नया कर रहे हैं,
तो आप हमें सजेस्ट करिए, अगर आपने किसी की ऐसे रील देखी है मुझे पिन करिए, डीएम करिए, आई विल डेफिनेटली अप्रोच दैट पर्सन और उनको मैं यहाँ ला के बिठाऊंगी और आप लोगों से रूबरू करवाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।